जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिसने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के दूसरे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के बारे में। तो बिना एक भी मिनट गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में दूसरे राष्ट्रकवि के तौर पर जाने जाते हैं। पहले होते हैं मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, जो कि पेशे से एक किसान थे, और इनकी माता मनरूप देवी थी। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का देहावसान हो गया, निधन हो गया। उसके बाद परिवार की पूर्ण जिम्मेदारी इनकी माता के ऊपर आ गई। इनका पूरा बचपन देहात में ही बीता। जीवन की अनेक अन्यतम कठोरताओं को झेलते हुए इनका पूरा बचपन बीता। यही कठोरताएं, यही कठोर यादें जो थी, यही इनकी कविताओं का मूल स्वर बन गई, जो हमें इनकी कविताओं में हर जगह आग के रूप में देखने को मिलती है। कह सकते हैं हम कि रामधारी सिंह दिनकर को आग का कवि बनाने के पीछे उनके जीवनानुभव जो बचपन में रहे, उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से ली। उसके बाद सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोले गए एक विद्यालय जिसका नाम है राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया। यहीं से उनके राष्ट्रवादी विचारों को हवा मिली। राष्ट्रवादी विचारों के जो शोले इनके दिमाग में जले हुए थे, उनको हवा मिली और एक भीषण आग के रूप में ये हमारे सामने आने लगे। रामधारी सिंह दिनकर ने मोकामा घाट हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और 1928 में मैट्रिक पास करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय में स्नातक यानी कि बीए की डिग्री प्राप्त की। साथ ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित किया। यानी कि हम कह सकते हैं दिनकर जो है वो एक बहुभाषी व्यक्ति थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद दौर आता है कार्यभार का। कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया दिनकर साहब ने। तो बीए की परीक्षा पास करने के बाद 2 वर्ष तक एक विश्वविद्यालय में अध्यापक के तौर पर काम किया। उसके बाद 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। इसी के दौरान इनका कई बार तबादला हुआ, क्योंकि होता भी है जब आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाएं जिसका आपको विरोध करना था, तो आप उस सिस्टम में ठीक से ढल नहीं पाते। और ऐसा ही दिनकर साहब के साथ भी हुआ। दिनकर साहब जो कि आग के कवि हैं, जिनका स्वभाव ही राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सरकार के साथ जोड़ देना यूं भी जरा मुश्किल काम होता है। खैर, इसके उपरांत इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया। 1952 में यानी स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जब पहली लोकसभा का गठन किया गया, पहला सदन जब गठित हुआ, उस समय इन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और उसके बाद ये दिल्ली चले आए। 12 वर्ष तक राज्यसभा सदस्य के तौर पर इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 1964 से 1965 के बीच 1 वर्ष के लिए इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। 1965 से 1971 के बीच यानी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के बाद 1965 से 1971 के बीच ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हुए। जब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कृतियों की, तो रामधारी सिंह दिनकर ने 50 से भी अधिक कृतियां लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, आधुनिक बोध आदि। अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को किस प्रकार के कितने पुरस्कार प्राप्त हुए। तो उनमें से कुछ पुरस्कारों का ही यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1959 में यानी 1959 में साहित्य अकादमी ने इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय
के लिए पुरस्कृत किया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 1959 में ही पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया गया। इसके बाद विद्या वाचस्पति सम्मान गुरु महाविद्यालय की ओर से इन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही राजस्थान विद्यापीठ ने 1968 में साहित्य चूड़ामणि की उपाधि से रामधारी सिंह दिनकर को विभूषित किया। 1972 में इनकी कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दिनकर जी ने 50 से अधिक कृतियां लिखी हैं, आपको बता ही चुका हूं मैं। इन्हें छायावाद के प्रतिलोम कवि के रूप में भी देखा जा सकता है। हाँ, यह भी है कि इनकी कविताओं में काफ़ी कुछ छायावादी तत्व मिल जाते हैं, पर इसमें संदेह नहीं कि हिंदी काव्य जगत पर छायावादी कुहासे को हटाने और उन्हें काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रभावमयी ओजस्वी कविता के स्थान पर का विशिष्ट महत्व है। 24 अप्रैल 1974, वही दिन जब साहित्य जगत का यह चमकता हुआ सितारा साहित्य जगत को, हम सभी को अलविदा कह गया और खो गया आकाश की कहीं गहराइयों में। वीर रस के इस ओजस्वी कवि को, जिनका नाम रामधारी सिंह दिनकर होता है, हम सभी की ओर से शत शत नमन। अगली कड़ी में हम सभी देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और कृति के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर कैसे लग रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।